Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसन 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर 5 का लेक्चर 3 लेकर आया हूं, जो कि औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, इसके पहले भी आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाए। औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों के लिए, औपनिवेशिक सरकार का मतलब औपचारिक, जो सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, जनता के लिए जो सरकार चुनी जाती है उसे औपनिवेशिक सरकार कहा जाता है। अर्थात कहते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का चुना गया शासक, जनता के द्वारा चुना गया शासक औपनिवेशिक शासक कहलाता है। तो औपनिवेशिक सरकार ने चारागाहों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाए। चारागाहों की चारागाह भूमि सिमटने लगी, चारागाहों की चारागाह की भूमि जो है कम होने लगी, अर्थात समाप्त होने लगी। इनसे उच्च लगान वसूल किया जाने लगा और खेती में इनका हिस्सा घटने लगा। इनसे जो चारागाह भूमि थी उससे उच्च लगान वसूल किया जाने लगा और खेती में इनका हिस्सा घटने लगा। साथ ही इनके व्यापार और शिल्प कला पर बुरा प्रभाव पड़ा, साथ ही इनके व्यापार और शिल्प कला पर बुरा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित 4 घटनाओं में चारागाहों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित किया था। पहली घटना, ब्रिटिश सरकार चारागाहों को खेती की भूमि पर परिवर्तित कर देना चाहती थी। जो ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार थी वो चारागाहों को खेती की भूमि में परिवर्तित कर देना चाहती थी। जो जानवरों के लिए चारागाह था उस भूमि को किसानों को परिवर्तित कर देना चाहती थी, क्योंकि भूमि से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। क्योंकि अंग्रेज़ों को भूमि से मिलने वाला जो आमदनी का स्रोत था एक बड़ा स्रोत था, अतः खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और वृद्धि हो सकती थी। इसकी अतिरिक्त ऐसा करने से गेहूँ, पटसन, कपास और अन्य गेहूँ, पटसन जिसे जूट कहते हैं, कपास और अन्य खेतिहर चीज़ों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाती, जिनकी इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गेहूँ, पटसन, कपास की ज़रूरत इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा थी उस समय। ब्रिटिश शासन को यह विश्वास था कि वह चारागाह भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही हो बेकार भूमि है। इस तरह की भूमि को खेती के लिए उपयोगी बनाने में इनका विश्वास था। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती अथवा बेकार भूमि विकास के लिए कानून बनाए जाने लगे। इन नियमों के तहत सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस भूमि को खेती के योग्य बनाने और उस पर खेती करने के लिए बढ़ावा दिया गया तथा कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस प्रकार अधिकार में ली गई अधिकतर भूमि चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार खेती के प्रसार से चारागाह सिमटने लगा, अर्थात कम होने लगा और चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। दूसरी घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी घटना क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार व
साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। जहाँ देवदार व साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी, इन जंगलों में चरवाहों के घुमाने पर पाबंदी लगा दी गई। उन वनों में भी उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता था। उन्हें इन वनों में प्रवेश के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। वनों में जाने व वापस आने का समय भी निश्चित कर दिया गया। चरवाहे निश्चित दिनों तक ही वन का प्रयोग कर सकते थे। इसके पश्चात उनका प्रवेश वर्जित था। यदि वे निश्चित दिनों से अधिक समय तक वन में रहते तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था। चरवाहों को जंगलों में अगर जितने दिन तक उन्हें रहने के लिए निश्चित किया गया था, उससे ज़्यादा दिन अगर चरवाहे जंगलों में रहते या अपने जानवरों को वहाँ चराते तो उसके लिए जुर्माना भी देना पड़ता। सच तो यह है कि इन वन अधिनियमों ने खानाबदोशों का मतलब आदिवासियों के लिए भोजन की समस्या को विकराल बना दिया। खानाबदोश आदिवासियों के लिए भोजन की समस्या को विकराल बना दिया। अब उन्हें अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी और अतिरिक्त उनके पशुओं की गुणवत्ता में भी कमी आई। तीसरी घटना, अंग्रेजी सरकार केवल स्थायी लोगों को विश्वसनीय मानती थी। अंग्रेजी सरकार केवल स्थानीय लोगों पर ही विश्वास करती थी। उनका मानना था कि जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपना व्यवसाय अथवा स्थान परिवर्तित कर लेते हैं वे अपराधी हैं। इसलिए अंग्रेजी सरकार 1871 ईस्वी में अपराधी जनजात अधिनियम क्रिमिनल ट्रिब्स एक्ट लागू किया। इसके लिए कई चलवासी कबीलों को प्राकृतिक रूप से जन्म से अपराधी मान लिया गया। अब उन्हें एक निश्चित गांव में ही रहना पड़ता था। वे बिना अनुमति के अपना स्थान नहीं बदल सकते थे। ग्राम पुलिस पर हमेशा नज़र रखने लगी। गांव के ऊपर पुलिस हमेशा नज़र रखने लगी। H.M. गिब्सन वन उप संरक्षक दार्जिलिंग ने 1913 में लिखा था, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगलों को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहीं से इमारती लकड़ी और तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।